इस सारी कदोकाविश के बाद मेरे पास अब नत नगर की असली सूरत हाल के मुतल्लिक काफ़ी कराइनी शहादत जमा हो गई थी। चुनाचा मैंने बड़ी मेहनत से कलेक्टर के लिए एक मुफस्सल और मुदल्लल रिपोर्ट लिखी कि नत नगर में अनकरीब हिंदू मुस्लिम फसाद का शदीद ख़तरा है। फसाद का मंसूबा एक मुनज़्ज़म साजिश का नतीजा नज़र आता है, जिसका सरगना कुमार इंदर देव नारायण सिंह का सेक्रेटरी सत्यनारायण पांडे है। इस मकसद के लिए सेठ बद्री प्रसाद झंझनिया ने गालबन कुमार इंदर देव सिंह को कुछ माली इमदाद भी दी है। बज़ाहिर इस फसाद का मकसद ये नज़र आता है कि हिंदू किसानों की हालिया एजिटेशन का रुख सेठ झंझनिया की सिल्क फैक्ट्री से मोड़कर मुसलमानों की लूट मार की तरफ फेर दिया जाए। नतनगर के मुसलमान बड़ी बेबसी से ये तोशाए दीवार पढ़ रहे थे। उनकी अक्सरियत बेहद खौफज़दा है। कुछ मुसलमानों ने इन ख़तरात के पेश नज़र अपनी मस्तूरात और बच्चों को दूसरे महफूज मकामात पर भेज दिया है। नतनगर में बग़ैर किसी ज़ाहरी वजह के अचानक बहुत से ख़तरनाक किस्म के गुंडों का जमघटा नमूदार हो गया है। उनकी कुछ टोलियों ने नशे में धुत होकर नमाज तरावी के दौरान चंद मस्जिदों के करीब ढोल बजाने और गुल गुब्बारा करने का वतीरा भी इख्तियार कर रखा है। नतनगर के हिंदू लाइसेंस होल्डरों की 7 बंदूकें और 2 रिवाल्वर उनकी तहवील से गायब हैं। इनमें से 2 बंदूकें ऐसे मशकूक किरदारों से बरामद हुई जो सत्यनारायण पांडे की क़यादत में तेज़ कदम कहीं जा रहे थे। इससे यह शुबा होता है कि कहीं बाकी का लापता असला भी सत्यनारायण पांडे के ज़रिए शरपसंद अनासिर में तकसीम ना हो गया हो। मुकामी पुलिस इंस्पेक्टर और इसका अमला नतनगर की इस सूरत हाल से हैरत अंगेज़ हद तक लातल्लुक और गैर मुतासिर हैं। इसकी वजह उनकी नाअहली और बेहिसी नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब बड़े होशियार और मुस्तैद कारकुन हैं। लेकिन फ़िलहाल ये इल्ज़ाम लगाना भी मुश्किल है कि साजिशी अनासर के साथ उनकी किसी किस्म की सांठ गांठ है। इन सब क्वाइफ के मद्देनज़र मैंने कलेक्टर की खिदमत में इस्तदा की कि मुंदरजा झेल इक़दामात को फौरी तौर पर बरोए कार लाया जाए। अलिफ नतनगर में दफ़ा 144 का नफाज कर दिया जाए। बे नतनगर के तमाम लाइसेंस होल्डरों का असला फ़ौरन थाने में जमा करवा लिया जाए। जीम कुछ अर्सा के लिए कुमार इंदर देव नारायण और सत्यनारायण पांडे का नतनगर में दाखिला ममनू करार दिया जाए। दाल दरभंगा बर्दवान और मुंगेर की तरफ से आए हुए लाठियों के जत्थों को मुंतशिर करके नतनगर से बाहर भेज दिया जाए। मकामी पुलिस की इमदाद के लिए माइंडेड मिलिट्री पुलिस का एक दस्ता फौरी तौर पर नतनगर के थाने में तैनात कर दिया जाए। मेरा गुमान था कि मेरी रिपोर्ट पाते ही कलेक्टर मेरी मामला फहमी और नफ्स शनासी की दाद देगा और मेरी सिफारिशात को बग़ैर कंजो काओ कबूल करके उस पर फ़ौरन अमल दरामद शुरू कर देगा। लेकिन सारा दिन गुजर गया और किसी के कान पर जूं तक रींगने के आसार नमूदार ना हुए। शाम गए एक चपरासी मेरे पास आया और पैगाम दिया कि कमिश्नर साहब अपने बंगले पर सलाम बोलते हैं। ब्यूरोक्रेसी में बड़े अफसरों ने अपने किसी मातहत को अपने पास तलब करना हो तो चपरासियों के हाथ सलाम ही भिजवाया जाता है। मैंने वालेकुम सलाम करने कमिश्नर के यहाँ पहुँचा तो वहाँ पर कलेक्टर, DIG और SP भी मौजूद थे। चारों के मुंह किसी कदर फूले हुए थे। मुझे देखते ही कमिश्नर ने मेरी रिपोर्ट के कागज़ से मेज़ पर पटखे और गुस्से से कहा, हमने तुम्हारे स्पुर्द एक नहायत मामूली और छोटी सी इंक्वायरी की थी, लेकिन ना जाने तुम किस नोयत के फ़रेब ख्याल में मुब्तला हो कि इस रिपोर्ट में ख्वामख्वाह राय का परबत बना लाए हो। DIG ने ज़्यादा साफगोई से काम लिया और कहा कि ये रिपोर्ट मरीज़ाना जहन की पैदावार है। जिस शख्स के अपने जहन में फ़िरका वारियत तासुब समाया हो, उसे हर जगह के मुसलमान हर वक्त ख़तरात ही ख़तरात में घिरे हुए नज़र आते हैं। SP ने फरमाया कि नतनगर की पुलिस बेएतमादी का इजहार करके मैंने उनकी तौहीन की है, जिस पर मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। कलेक्टर मिस्टर प्रेडो अलबत्ता खामोश रहे। सर, मैंने कमिश्नर को मुखातिब करके कहा, नतनगर की जो हकीकी सूरत हाल है उसका नक्शा मैंने बेकमोकास आपके सामने रख दिया है। अब इस पर संजीदगी से गौर करना आपका काम है।
इस बात पर कमिश्नर गुस्से में आकर आपे से बाहर हो गया और गरज कर बोला, क्या तुम्हारा मतलब है कि हम सिर्फ मस्खरों का झुंड हैं और तुम्हारी बैद अस्कार रिपोर्ट के रतबो यास पर संजीदगी से गौर करने की अहलियत नहीं रखते? कमिश्नर ने मेरी रिपोर्ट मेरी तरफ फेंकी और कहा, यह नादर दस्तावेज़ तुम्हारी अपनी तहवील में ही रहे तो अच्छा है। मैं नहीं चाहता कि इसे फ़ाइल में लगा कर तुम्हें सारे दफ्तर का निशाना तज़हीक बनने दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने मुझे नगर के चार्ज से सुबकदोश कर दिया। इस मीटिंग से फारिग होकर जब मैं उठने लगा तो कमिश्नर ने पुकार कर कहा, और हाँ, कुमार इंद्रदेव नारायण सिंह के साथ ख्वामख्वाह उलझने की कोई ज़रूरत नहीं। राय बहादुर बद्री प्रसाद झंझनिया को हरासा करने की भी कोई वजह नहीं। इन दोनों के साथ नॉर्मल तल्लुकात इस्तवार रखना ही मुनासिब होगा। मैंने अपनी रिपोर्ट चुपके से जेब में डाली और पटे पटाए कुत्ते की तरह दुम दबाकर कमिश्नर की कोठी से बाहर चला आया। क्लब तक पहुंचते पहुंचते मेरे वजूद में खुद एतमादी के सारे अंडे टूट चुके थे और वो चकनाचूर हो चुके थे। ख़ास तौर पर कमिश्नर और कलेक्टर बड़े पढ़े लिखे, आलम फाजल, जहां दीदा, तजर्बाकार, मुनसफिल मिजाज अफसर थे। उनके रद्द अमल के पेश नज़र मुझे रह रहकर अपने मुशाहिदे की कोताही, अपने फ़हम की कजी और नज़्म व नस्क के मामले में अपनी शदीद नाअहली पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। अंदर ही अंदर नदामत और खजालत के पे दर पे रेलों ने मुझे कुछ ऐसे एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया कि दो एक रोज़ में क्लब में किसी से आंखें चार करने की हिम्मत तक न कर सका। भागलपुर क्लब एक नहायत वसीओ अरीज़ खुले मैदान में वाक़या था। तुलुए आफ्ताब से कबल ही इसमें इन्वाओ इक़साम की रौनक लग जाती थी। एक हिस्से में शहर के नौजवानों जिस्मानी वर्जिशों के करतब दिखाते थे, दूसरी तरफ भारी भरकम लाले और लालियाँ वज़न घटाने और भूख भराने का जतन करते थे। एक कहना साल पीपल के खोखले तने में शुरजी महाराज की मूर्ति नस्ब थी। अकीदतमंद सुबह सवेरे उस पर सिंदूर, मक्खन, फूल और हलवा पूरी के चढ़ावे बड़ी फरावानी से चढ़ाया करते थे। एक जट्टाधारी महंत बड़ी पाबंदी से इन चढ़ावों को समेट लेता था और फिर मूर्ति के सामने बैठकर पाठ आरंभ कर देता था। इसके साथ औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवानों का एक गिरोह भी आंखें बंद करके पूजा में मसरूफ़ हो जाते थे। फिर कहीं दूर पीछे घोड़ों के टापों की आवाज़ आना शुरू हो जाती थी। जो ये आवाज़ करीब आती थी, इस माहौल की अबूदियत का तिलिस्म टूटने लगता था। जट्टाधारी महंत के अलावा और भी बहुत से पुजारियों के महवियत में घोड़े के टापों की आवाज़ बड़ी शिद्दत से गलत अंदाज होने लगती थी। जब आवाज़ पीपल के ऐन करीब पहुंचती थी तो महंत, जो देर से नखियों से दूर से आते हुए घोड़ों और उनके सवारों का जायज़ा ले रहा होता था, यकयक हरिओम हरिओम कहते हुए आंखें खोलकर और आसन बदल कर बैठ जाता था। कई दूसरे पुजारी भी गर्दनें मोड़ मोड़ कर इबादत का हक अदा करते थे और आंखें फाड़ फाड़ कर उन अरबी नस्ल घोड़ों का नज़ारा करने लगते थे जिन पर रानो और टोनो हर सुबह अपनी मॉर्निंग राइड के लिए निकला करती थीं। रानो ने सुर्ख कार्ड्रे की पतलून और जर्द रंग का जंपर पहना हुआ था और अपनी पेश दर पेश जुल्फ़ों को समेट कर वो सब्ज़ रेशम के सकाफ में बर्मियों की तरह बड़ी स्मार्ट गिरा बांध लेती थी। नोटो बर्जिस और चेकदार राइडिंग कोट पहनती थी। उसके सर पर कासनी मखमल की गोल टोपी होती थी जिसके नीचे से उसके सरकश बालों की लटें सपोलियों की तरह उसके गालों को डसती रहती थीं। इनके घोड़े एक साथ मस्ताना चाल से भागते थे। उनकी ज़ेरोबम के साथ फ़िज़ा में तरह तरह के रंगीन गुब्बारे बनते और बिखरते थे। जब वो पीपल के दरख्त के पास से गुजर जाती तो जट्टाधारी महंत दोबारा आंखें मूंद कर बैठ जाता और दूसरे पुजारी भी सर झुकाकर असरनु ज्ञान ध्यान में मशगूल हो जाते। पुजारियों की आंखों में नूर और दिल में सरूर पैदा करने के बाद रानो और टोनो क्लब में मेरे कमरे की खिड़की के पास रुकती थीं और चंद लम्हे खुशगपियाँ करके अपने घोड़ों को ईड़ लगा कर मैदान के दूसरे सिरे पर कमिश्नर के बंगले के पास पहुंच जाती थीं। पूरा कमिश्नर भी गालिबन इन्हीं के इंतज़ार में अपना
पीला ड्रेसिंग गाउन पहनकर सुबह सवेरे लॉन में निकल आता था और अपने माली के साथ मिलकर बागबानी के शुगल में वक्त गुजारा करता था। वो इस इलाके का सबसे बड़ा अफसर था, इसलिए रानो और टोनो भी उसके साथ ज़्यादा देर बातें किया करती थीं। नतनगर की रिपोर्ट के मुतालिक कमिश्नर से डांट खाने के चंद रोज़ बाद एक सुबह मैंने रानो और टोनो के दर्शन करने के लिए अपने कमरे की खिड़की खोली तो सामने वाला मैदान बिल्कुल खाली था। ना पीपल तले पुजारियों की मंडली थी, ना कसरती नौजवानों का जमघट्टा था, ना भारी भरकम लालों और हाँपती हुई लालियों की कतार थी। कमिश्नर के लान में भी कोई पीला ड्रेसिंग गाउन गुलाब के पौधों पर झुका हुआ दिखाई ना देता था। सूरज निकल आया, लेकिन रानो और टोनो के घोड़े भी किसी जानिब से नमूदार ना हुए। मैं तैयार होकर अपने दफ्तर पहुंचा तो कचहरी में भी मुकदमाबाजों का कोई ख़ास रश ना था। वकील वकला भी खाल खाल नज़र आते थे। मेरा पेशकार भी गैर हाज़िर था। कुछ अर्सा बाद मेरा कोर्ट इंस्पेक्टर चंद कागजात लेकर आया तो उसने मुझे बताया कि कल रात नतनगर में हिंदू मुस्लिम बलवा हो गया। अब नतनगर में कर्फ्यू और भागलपुर में दफ़ा 144 नाफिस है। इस वजह से कचहरियाँ बेरौनक हैं। नतनगर में फसाद की खबर मेरे दिल ने इस तरह वसूल की जैसे माह सियाम का अव्वलीन रोज़ादार हलाल ईद को खुशामदेद कहता है। मेरे नफ्स की सारी कमीनगी मुसर्रत और इंसबात के थप्पड़ों से जोश खा खा कर समंदर की लतीफ़ झाग की तरह मेरे वजूद पर छा गई। ब्यूरोक्रेसी का बेनाम सा पिल्ला जो खुफिया तौर पर मेरे अंदर ही अंदर परवरिश पा रहा था, एकदम अंगड़ाई लेकर जवान हो गया और दुम अकरा कर, छाती फुलाकर, थूथनी उठाकर बावले कुत्ते की तरह बेतहाशा भूं भूं करने लगा कि देखा फिर मैंने तो पहले ही कहा था। नतनगर की गलियों में खून तो नहत्ते मुसलमानों का बहा था, लेकिन इस फतह और नुसरत का सारा सहरा मेरी अना फ़कत अपने सर ही बांधने पर मुसर थी। मस्जिद में तरावी पढ़ते हुए नमाजियों पर हमला तो नशे में चूर मुसल्ला लाठियों ने किया था, लेकिन मेरा फूला हुआ नफ्स कुछ इस तरह दून की ले रहा था गोया ये सब उसके अपने ही बाएं हाथ का खेल हो। सरकारी ऐलान के मुताबिक इस फसाद में 4 मुसलमान शहीद और 1 लड़की अगवा हुई। इस खबर से मुझे कदरे मायूसी हुई। कमिश्नर और कलेक्टर और डीआईजी और एसपी के सर पर गरूर को नीचा दिखाने के लिए तो मुझे इससे कहीं ज़्यादा कष्ट और खून की ज़रूरत थी। नतनगर के इस वाक़या ने मेरी ज़ात को अफसराना वक़ार की भट्टी में तपाकर ब्यूरोक्रेसी की इस रवायती मशीन में बाज़ाब्ता फिट कर दिया, जो हसद और रकाबत और कशाकशी और ज़िदा-ज़िदी के तेल पर चलती है और जिसमें अनफास और इमलाक और नामूस का नुकसान एहसास के पैमाने से नहीं नापा जाता, बल्कि 4 कत्ल, 1 अगवा, 12 खंजर जनिया, 8 आतिश ज़दगियों का हिसाब जोड़कर आदाद शुमार के गोशवारों में ढाल लिया जाता है। मुझे बड़ी तवक्का थी जब कमिश्नर और कलेक्टर और डीआईजी और एसपी क्लब आएंगे तो मेरे साथ आंखें चार करने से शर्माएंगे और कतराएंगे, लेकिन ये उम्मीद भी नक्शे बरआब साबित हुई। ये हजरात बदस्तूर क्लब आते थे, टेनिस, बिलियर्ड और रिम खेलते थे। कुछ अर्सा तो ये सवालात कांटे की तरह मेरे दिल में खटकते रहे, लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज़ अफसरों के साथ काम करने का तजर्बा बढ़ता गया, वैसे वैसे इन सवालों के जवाब भी खुद ब खुद मुझे मिलते गए। अंग्रेज़ अफसर अपनी ज़ात में कितने ही मुहज़्ज़िब और मुतमद्दन और मुनसिफ मिजाज और बाअखलाक क्यों ना हो, उनके सामने एक और फ़कत एक नस्बुलैन होता था, वो ये कि हर हालत में, हर तरह से, हर सतह पर ब्रिटिश राज का इस्तेहकाम और बालादस्ती बरकरार रहे। जिस तरह जंग और मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ है, इसी तरह इस मकसद की बराबरी में भी उनके लिए सब कुछ हलाल था। ज़ाती तहज़ीब व तमद्दन, इंसाफ पसंदी और इखलाक की इक़दार को इस बुनियादी नस्बुलैन के रास्ते में हायल ना होने दिया जाता था। चुनाचा जब नतनगर का वाक़या रुनुमा हुआ, उस वक्त बड़े सगीर में ब्रिटिश हुकूमत तरह तरह के ख़तरात में घिरी हुई थी। मगरिब में हिटलर की फ़ौजें सारे यूरोप पर छाई हुई थी। मशरिक़ में जापान फतह और नुसरत के डंके बजाता बर्मा तक आ पहुंचा था। हिंदुस्तान में भी कांग्रेस के तेवर बुरी तरह बदले हुए थे। इन हालात में भागलपुर के अंग्रेज़ अफसरों को अपने राज की मसलहत इसी में नज़र आती थी कि वो हर वक्त हर कीमत पर मकामी बाअसर हिंदुओं की खुशनुदी और खैर सगाली अपने साथ रखें। इसी वजह से वो ना तो कुमार इंद्र नारायण सिंह के ख़िलाफ़ कोई बात सुनने पर तैयार थे, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक सिंह का
सरबराह और लीडर था, और ना ही वो सत्यनारायण पांडे पर किसी शक व शुबा की गुंजाइश देखते थे, क्योंकि वो लातादाद हिंदू गुंडों के लाओ लश्कर का सरगना था। अगरचा राय बहादुर बद्री, प्रसाद, झंझनिया और दूसरे सेठ अपने अपने घरों में बड़ी अकीदत से गांधी की मूर्तियां सजाकर रखते थे और गालबन उनकी पूजा भी करते थे, लेकिन वो अलल अलान सरकार वाला मदार की हल्का बगोशी कदम भरते थे और वार फंड में बड़ी फयाजी से चंदा भी देते थे। इसलिए वो भी फिल वक्त अंग्रेज़ अफसरों की आंख का तारा और मुकामी इंतज़ामिया के राज दुलारा थे। हिंदू अक्सरियत की खुशनुदी पर मुसलमान अक़लियत की जानो माल और इज़्ज़त और नामूस की कुर्बानी रमूज़े सल्तनत का एक अदना सा तकाज़ा थी, जिसमें एक नथ नगर छोड़ 20 नथ नगर भी बड़ी आसानी से समा सकते थे। लेकिन एक बरस के अंदर अंदर जब हवा का रुख बदला तो अंग्रेज़ की हिकमत अमली ने भी गिरगिट की तरह अपना रंग तब्दील कर लिया। जुलाई 1942 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में वर्धा में अपना वो रेजोल्यूशन पास किया जिसे उर्फ़े आम में हिंदुस्तान छोड़ दो की तहरीक कहा जाता है। इसमें मुतालबा किया गया था कि बरतानिया हिंदुस्तान का इक़्तिदार फ़ौरन हिंदुस्तानियों के हवाले करके हुकूमत छोड़ दे, वरना इक़्तिदार ज़बरदस्ती छीनने की गर्ज से गांधी जी की सरकर्दगी में एक ज़बरदस्त अवामी तहरीक चलाई जाएगी। बज़ाहिर इस तहरीक को अदम तशद्दुद असूलों की बुनियाद पर चलाने का ऐलान किया गया था, लेकिन गांधी जी समेत सब कांग्रेसी लीडर डू और डाई यानी करेंगे या मरेंगे का नारा बुलंद कर रहे थे। ये नारा तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने के लिए एक खुली दावत थी। 7 अगस्त 1942 को बम्बई में ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास शुरू हुआ, जिसमें वर्धा वाले क्विट इंडिया रेजोल्यूशन की तौसीक होना थी। उस शाम में टेनिस खेल कर क्लब में अपने रहायशी कमरे में आया तो बरामदे में मेरे कलेक्टर मिस्टर पेरोडो की बीवी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मिसिस पेरोडो बड़ी हंसमुख और खुश इखलाक खातून थी, लेकिन नतनगर की सानिया की वजह से हमारे बाहमी तल्लुकात में किसी कदर सर्द मोहरी पैदा हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि आज रात उनके यहाँ एक इंतहाई अहम डिनर है जिसमें मेरा शरीक होना लाजमी है, इसलिए वो ख़ुद मदु करने आई हैं। मैं रात 8 बजे कलेक्टर के यहाँ पहुँचा। वहाँ पर 2 और अंग्रेज़ अफसर भी मौजूद थे, एक एसपी, दूसरा एक फ़ौजी मेजर जो किसी ख़ास ड्यूटी पर भागलपुर आया हुआ था। कलेक्टर ने शुरू ही से ये वजाहत कर दी कि ये डिनर दरअसल एक टॉप सीक्रेट स्पेशल कमेटी का पहला इजलास है जिसके हम 4 अफराद मेंबर मुकर्रर किए गए हैं। अगर ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बम्बई के इजलास ने हिंदुस्तान छोड़ दो रेजोल्यूशन की तौसीक कर दी तो कांग्रेस को गैर कानूनी जमात करार देकर तमाम बड़े बड़े लीडरों को फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद ये ख़तरा है कि बहुत से लीडर ज़ेर ज़मीन रोपोश हो जाएंगे और आवाम को तकरीबी कार्रवाइयों पर उकसाएंगे। ये स्पेशल कमेटी ऐसी ही सूरत हाल का सामना करने के लिए कायम की गई थी। मिस्टर पेरोडो ने मुझे मुखातिब करके ख़ास तौर पर ज़ोर दिया कि मैं इस कमेटी के क़याम और काम की इत्तला मिस्टर टीपी सिंह को हरगिज़ ना दूँ। मिस्टर टीपी सिंह BICS के अफसर थे और मुझसे 5 बरस सीनियर थे। कुछ अर्सा कबल वो अंग्रेज़ अफसरों की नाक का बाल थे। नतनगर का चार्ज मेरे हाथों से छीनकर इन्हीं के सुपुर्द किया गया था, लेकिन अब बदलते हुए माहौल में सूरत हाल बरअक्स हो गई थी। 8 अगस्त को मुंबई में ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास ने क्विट इंडिया करारदाद की तौसीक कर दी। गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबू अल कलाम आज़ाद ने इस मौका पर नहायत सख्त तकरीरें की। 9 अगस्त की सुबह को कांग्रेस की जमात को गैर कानूनी करार दे दिया गया। इसके बहुत से सरबराह लीडर हर जगह गिरफ्तार हो गए। बाकी सैकड़ों कारकुन रूपोश होकर ज़ेर ज़मीन चले गए। इसके बाद जगह जगह कत्लो गारत, लूट मार और दहशत अंगेज़ी का दौरा शुरू हो गया। भागलपुर का ज़िला इस तूफ़ान की लपेट में बड़ी शिद्दत से आया। सबसे पहले हमने दूर दूर बिखरे हुए इक्का दुक्का अंग्रेज़ ख़ानदानों को जमा करके भागलपुर क्लब में यकजा किया। फिर एक स्टीमर जहाज़ खाली करा के दरिया के ऐन मंझधार में गोरा फ़ौज की निगरानी में लंगर अंदाज कर दिया, ताकि अगर मकामी हालात बिल्कुल बेकाबू हो जाएं तो अंग्रेज़ अफसरों और दूसरे अंग्रेज़ ख़ानदानों को इसमें बिठाकर किसी महफूज मकाम की तरफ रवाना कर दिया जाए।
दिन रात कांग्रेसी हजूम जगह जगह ऐसी क़यामत बर्पा कर रहे थे कि देखते ही देखते भागलपुर का शहर ज़िला के दूसरे हिस्सों से और ज़िला बाकी सूबा से कटकर अलग थलग रह गया। हड़तालों की वजह से खाने पीने का सामान कमयाब हो गया और क्लब में मैसूर अंग्रेज़ ख़ानदान सुबह और शाम दाल चावल पर गुजारा करने लगे। 15 रोज़ बाद पटना से एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर ने आकर क्लब की ग्राउंड में सब्जियों और गोश्त के कुछ थैले फेंके तो बहुत से बूढ़े अंग्रेज़ मर्द और औरतें वफूरे जज्बात से सिसक सिसक कर रोने लगीं। इस तहरीक के दौरान भागलपुर के ज़िला में तशद्दुद और तखरीबकारी के जो वाक़यात रूनुमा हुए उनकी नोयत कुछ इस तरह थी। एक पुलिस कांस्टेबल को जान से मारकर यूनियन जैक में लपेट कर दरख्त से लटका दिया गया। 2 चौकीदारों ने मुलाजमत से इस्तीफ़ा देने से इनकार किया तो एक की नाक और दूसरे के कान काट डाले गए। जगह जगह रेल की पटरी को उखाड़ना और रेल के पुलों को मसम्मार करके वहां सुर्ख झंडियां लगाना ताकि रेलगाड़ियां हादसों से दो चार ना हों। टेलीफोन और टेलीग्राफ की तारें बार बार और एक जगह जगह से काटना। रेलवे स्टेशनों, थानों, डाकखानों, सरकारी दफ्तरों, कचहरियों, मालखानों, ख़जानों पर हमले करना, लूटना और नजर आतिश करना। अदालतों में घुसकर मजिस्ट्रेटों की कुर्सियों पर कब्जा करके बैठना और मुकदमात की मसलों को दरहम बरहम करके ज़ाया करना। रेलगाड़ियों में बगैर टिकट के सफ़र करना और जगह जगह बार बार गाड़ी रोकने वाली हंगामी जंजीर को खींचना। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, मालिया, आबियाना और दूसरा हर किस्म का टैक्स हुकूमत को अदा करने से इनकार करना। हड़तालें करना और सरकारी सरपरस्ती में चलने वाली दुकानों और बदेशी माल की दुकानों और गोदामों को लूटना और जलाना। कॉलेजों और स्कूलों को ज़बरदस्ती बंद करवाना। सरकारी मुलाजमों का हुक्का पानी बंद करना। बरतानवी निज़ाम हुकूमत के मतवाज़ी हर सतह पर अपना कौमी निज़ाम हुकूमत कायम करना और चलाना। कागज़ के नोटों को रद्द करके सिर्फ चांदी के सिक्के इस तरह ज़ख़ीरा करना कि अंग्रेज़ी करेंसी का निज़ाम मुअत्तल होकर नाकाम हो जाए। भागलपुर के ज़िला में ये तमाम हरबे किसी न किसी हद तक कई जगह आजमाए गए, लेकिन रफ्ता रफ्ता तहरीक का जोर टूट गया और हुकूमत का पल्ला भारी रहा। इस एजिटेशन में पुलिस और फ़ौज की फायरिंग से सारे सूबा में जितने लोग मारे गए उनका सही शुमार करना नामुमकिन है। जो गांव इस तहरीक में पेश थे इन पर सज़ा के तौर पर इज्तमाई जुर्माना भी लगाया गया। सूबा बहार के 8 ज़िला के 170 देहात से 9,78,000 रुपये की रकम इज्तमाई जुर्माना के तौर पर वसूल की गई। इसमें भागलपुर ज़िला के 24 गाँव का हिस्सा 1 लाख रुपया था।